जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। ठीक है, हम बताएंगे देखिए क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, और देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्याएं, ये चारों संख्याएं कैसे निकलती हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए यह वीडियो कक्षा 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा GIC TGT PGT का जो एग्जाम चलने वाला है दोस्तों, उसके मद्देनज़र भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे होता क्या है, अगर बेसिक से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात होती है कि देखिए जैसे अगर हम कहें कि कोई भी पदार्थ होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, क्रिस्टलाइन ठोस या अक्रिस्टलित ठोस या फिर प्लाज्मा या फिर बोस आइंस्टीन, जैसे कि पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे 5 अवस्थाएं अब तक ज्ञात हुई हैं। जैसे देखिए मैं अगर आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बाद में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो में एक एग्जांपल बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ी बेसिक से लेते हैं इसको। जैसे देखिए कोई भी पदार्थ अगर है सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर कहते हैं इसको। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी पदार्थ है तो वो छोटे छोटे पदार्थों से या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वह छोटा कण जिसे 2 भागों में बांटा जा सकता है उसे हम मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहेगा, वह छोटा कण जिसे 2 भागों में बांटा जा सकता है उसे अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अगर हम इस अणु वाले पदार्थ को भी या अणु को भी अगर बहुत छोटे छोटे पदार्थों में बांटते चले जाएं तो एकदम छोटा सा जो कण मिलेगा हमको, उसे हम कहेंगे परमाणु। उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु, या फिर उसे कहते हैं एटम। ठीक है, और एटम के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो डाल्टन ने बताया था। और अणु के बारे में भी कौन बताया, डाल्टन ने बताया था। कब बताया था, तो 1803 ईस्वी में, कहीं कहीं 1802 ईस्वी भी लिखा है, तो 1802 से 3 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, और जब अणु आपस में मिलते हैं सहसंजक आसंजक बलों के द्वारा तो किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है, और वह पदार्थ 5 अवस्थाओं में रह सकता है। 5 अवस्थाओं में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। अगर आपसे पूछी जाएगी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, तो प्लाज्मा होगी। ठीक है, देखिए इस परमाणु में 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमको क्वांटम संख्या क्या बताती है, क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देती है। अगर आपसे कहा जाए कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहेंगे कि वह संख्या या वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है उसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वांटम संख्या देखिए 4 तरह की होती है। ठीक है, लेकिन हम उसके पहले समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा भाई, परमाणु में रहता है। परमाणु कैसा होता है, गोल होता है। देखिए अगर हम बनाए यहाँ पे परमाणु बना रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, इधर देख लीजिए, परमाणु अगर हम यहाँ बनाएं, जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु है या क्लोरीन का परमाणु या किसी भी चीज़ का परमाणु, मान लीजिए ये परमाणु कैसे हैं, जैसे कि जितने भी तत्व होते हैं ना, रासायनिक तत्व केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, 1 से लेके पूरा 120 तक, इस समय 120 तक है। ठीक है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कुछ भी, तो उसमें से मान लीजिए अगर हम सोडियम ले लिए तो सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, और इसका परमाणु भार जो होता है 23 होता है। परमाणु भार 23 का मतलब हो गया कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिला के 23 हैं। 23 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और उसके बाद अगर उसमें कहा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो परमाणु है, सोडियम परमाणु है, इसमें ये 23 न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला करके और 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। देखिए मैं आपको यही चीज़ डिक्लेयर करने वाला हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो क्वांटम संख्या आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। देखिए ये अगर सोडियम का परमाणु है ना, तो इसके बीचों बीच का एक धनावेशित हिस्सा होगा, मतलब कि सोडियम में एक बीचों बीच धनावेश वाला हिस्सा होगा। इसी धनावेश वाले हिस्से में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इस जो हिस्सा है ना, इसके बाहर कुछ ऐसे गोल गोल चक्कर होते हैं। ठीक है, गोल गोल चक्कर होते हैं। कितने चक्कर होते हैं भाई, तो देखिए अगर आवर्त सारणी के हिसाब से देखेंगे तो अभी तक 7 ज्ञात है, मतलब 7 होते हैं, लेकिन ये भविष्य में 8 तक होने वाला है। जब से 120 तक के तत्व खोजे गए हैं तब से ये 8 होने वाला है, मतलब कि अभी लीगली नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो धनावेशित हिस्सा है ना, इसके बाहर ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, गोल गोल, इनको हम कोष कहते हैं। ये कोष का नाम आप सुनेंगे KLMN, और इसके आगे भी है OPQ, मतलब 7 कोष होते हैं।
और इन कोषों में जैसे देखिए पहले कोष के में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरे कोष यल में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तीसरे कोष यम में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32, इसी तरह से 32, 18, 8, 2 इलेक्ट्रॉन और कोषों में रहेंगे। मतलब कि ये आगे अगर 8 है कोष तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और भी उसमें रहेंगे। देखिए मैं केवल बात करूंगा दोस्तों इतने की और इसे मैं अपना पूरा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, ठीक है। देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8, यम में 18, चौथे में 32, ये आपको याद रखना। और ये किस रूल से होता है तो 2n² रूल से होता है। n का मान k के लिए 1 रखेंगे, यल के लिए 2, यम के लिए 3 और n के लिए 4। जैसे मान लिया अगर n में देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन, तो इससे देखिए n का मान 4 रखिए, 4 चौका 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ये कोष है, ये कोष है, इसकी जानकारी कौन सी क्वांटम संख्या देगी, इस कोष की जानकारी कौन सी क्वांटम संख्या देगी तो n देगी। n बराबर अगर 3 आएगा इसका मतलब यम कोष है। कौन कोष है? यम। अगर n का मान 0 आएगा तो 0 गलत रहेगा, मतलब कि 0 कभी भी n का मान नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर n का मान 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि नाभिक, ये नाभिक कहलाता है, केंद्र वाला हिस्सा जो बीच में होता है, और इसके बाहर का ये कोष कहलाता है, ठीक है। तो अगर n का मान 0 है इसका मतलब नाभिक के बाहर कोई भी कोष नहीं है। अब देखिए जैसे बात हम करते हैं क्या कि ये जो बीच वाला हिस्सा था ना जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं उसी को नाभिक कहते हैं। और नाभिक के बाहर, नाभिक में केवल धन आवेश होता है और नाभिक के बाहर जो कोष होते हैं ना इसमें केवल ऋण आवेश होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन होता है। ये पहला कोष, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन, तीसरे चौथे में इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये क्या चीजें हैं? कोष हैं। इसकी जानकारी कौन देगा? ये n देगा, ठीक है। याद हो गया होगा आपको। n का मान 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा और यहाँ से 8 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी तक जो ज्ञात है। अब देखिए इस कोष के अंदर ना, जैसे देखिए अगर पहला कोष k है, ठीक है, दूसरा कोष यल है, तीसरा यम है, चौथा n है, अगर तो पहले कोष के अंदर ना एक ही उपकोष होता है जिसका नाम है यस उपकोष, ये स्मॉल में लिखा जाता है। देखिए और यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। के में कितना जाता है? 2। के में जितना जाएगा उतना ऊपर, बाकी इसमें जितना आएगा नीचे। इसमें देखिए कितना जाता है? 8। दूसरे कोष यल में 8 इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन इसमें 2 उपकोष होता है, उपकोष यस और पी। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यहाँ लिखेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा कोष है, इसमें कुल 18 इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन अभी मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी, अभी आएगी कुछ देर में। देखिए तीसरा कोष है, तीसरा कोष में 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन तीसरे कोष के अंदर 3 उपकोष होगा, यस, पी और डी। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। 10 6 16 2 18 हो गया। यन में 32 इलेक्ट्रॉन जाता है, 32 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन यस में चौथे कोष यन में 4 उपकोष होगा, यस होगा, पी होगा, डी होगा और यफ होगा। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है बता रहा हूँ। ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है ना, ये कैसे निकलेगी? जब ये कोष का मान पता चल जाएगा ना तब आप यल को निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे दूसरा कोष है ना तो इसके अंदर उपकोष होता है, ये कोषों के अंदर भी कोष होते हैं, उन कोषों को उपकोष कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरे कोष यल में कितने उपकोष हैं, आपको बोल देना है सीधे सीधे कितना? 2। कौन कौन? यस और पी। अगर कोई पूछे यस में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है तो आप बोलेंगे 2। दूसरा का उपकोष पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 6, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे तीसरे के कोष में कितना उपकोष है तो तीसरे के कोष में 3 उपकोष। चौथे कोष में कितना उपकोष? 4, ठीक है। कौन कौन है तो यस, पी, डी, एफ। इन उपकोषों में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 2 6 10 14। याद करिए। अगर कोई पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन किस नियम से भरते हैं तो आपको बता देना है 2l+1, ठीक है। इसके हिसाब से जाता है 2l+1 इलेक्ट्रॉन। यल का मान क्या रहेगा? अगर यस में कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा तो यल का मान 0 रखेंगे। अगर पी में पूछेगा पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस फार्मूले में यल का मान 1 रख देंगे, पी फॉर पहिला 1 रख देंगे तो आ जाएगा कितना? 6 आएगा, ठीक है। अगर देखो डी में पूछा जाए कितना इलेक्ट्रॉन तो यल का मान कितना रख देंगे? 2 रख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इन जैसे ये यस उपकोष है ना, कोष के अंदर उपकोष। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? फिर से आ जाइए वहीं परमाणु में। परमाणु में 3 ही कण होते हैं, मूल कण इन कणों को कहते हैं। मूल कण कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर कोई पूछे आपसे परमाणु के कितने कण होते हैं, मूल कण कितने होते हैं, परमाणु में कुल मूल कण कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या इन कणों के अलावा भी कोई कण होता है? हाँ,
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अन्य परमाणुवीय कण, ठीक है। जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, पॉजिट्रॉन, ठीक है, मेसन, ये सभी क्या है, परमाणु में पाए जाने वाले मूल कण नहीं है, अन्य परमाणुवीय कण है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कोष में रहेगा, कोष में रहेगा। अब कोष के अंदर कहाँ रहेगा, कोष के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ रहेगा, कोष में रहेगा। तो क्या कोष ही में रहता, नहीं, कोष के अंदर भी कोष होता है, उसको क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वांटम संख्या आपका आसान हो जाएगी। उपकोष के अंदर क्या होता है, उपकोष के अंदर भी कोष होता है, लेकिन उस कोष को कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल। और उस कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। किस तरह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, स्पिन करते हैं। और किस तरह से करते हैं, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इस चीज को हम इधर बनाते हैं, देखिए इधर बनाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कोष में रहेगा भाई, कोष में रहेगा। उसके अंदर कहाँ रहेगा, उपकोष में रहेगा। उसके अंदर कहाँ रहेगा, कक्षक में रहेगा। कक्षक में क्या करेगा, चक्रण करेगा। चक्रण कैसे करेगा, 2 तरीके से करेगा, ध्यान दीजिए, दिख नहीं रहा तो सुन लीजिए। एक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर करेगा तो ऐसे दिखाएंगे एक की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो इस तरह दिखाएंगे। और ये कहाँ रहेगा, कक्षक में रहेगा। कक्षक को इस तरह बनाते हैं, एक इस तरह एक इस तरह इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, ठीक है, यही चीज़ है। अब हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए, अब आपको क्वांटम संख्या समझ में आ जाएगी। बस बात ये है कि क्वांटम संख्या क्या होती है, जो संख्या इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूर्ण जानकारी दे वही क्वांटम संख्या होती है। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या जानकारी दे सकती है क्वांटम संख्या। सबसे पहले ये बताएगी क्वांटम संख्या कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, ठीक है। जो क्वांटम संख्या इसको बताएगी, इस कोष के बारे में बताएगी, उसे कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। और उसको किससे दिखाएंगे, यन से दिखाएंगे। यन का मान कितना नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताएगी, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में चक्कर लगा रहा है, जो क्वांटम संख्या इसके बारे में बताएगी उसी को हम कहेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी कि उसको यल से दिखाएंगे। कक्षक, इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, पी वाले में लगा रहा है कि डी वाले में लगा रहा है कि यस वाले में लगा रहा है, ठीक है। तो उस कक्षक की जानकारी जो क्वांटम संख्या देगी उसे हम कहेंगे कौन क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरी वाली जो क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं, इसीलिए हम से दिखाते हैं। यह किसके बारे में जानकारी देती है, तो कक्षक के बारे में जानकारी देती है, मतलब कि ऑर्बिटल कहते हैं इंग्लिश में, तो ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है। अगर बात करते हैं कि चक्रण, मतलब कि किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्कर लगा रहा है या चक्रण लगा रहा है, उसकी जानकारी जो क्वांटम संख्या देगी उसी को कहेंगे स्पिन क्वांटम संख्या या फिर चक्रण क्वांटम संख्या। लेकिन उसको किससे दिखाएंगे, यस से दिखाएंगे, स्मॉल यस से, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं जा रहा हूँ बताने आपको, इधर देखिए क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं भाई, तो वह संख्या या वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूर्ण जानकारी देती हैं उसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। देखिए, क्वांटम संख्या हमें किस चीज़ की जानकारी देती है, तो कोष की जानकारी देती है, जो कोष की जानकारी देती है। जो क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताएगी उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो क्वांटम संख्या हमें उपकोष के बारे में जानकारी देगी, उपकोष के बारे में जानकारी देगी, उसे द्विगंशी क्वांटम संख्या कहेंगे, और उसे हम किससे दिखाएंगे, यल से। जो क्वांटम संख्या हमें कक्षक की जानकारी देगी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्रण लगा रहा है, उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे और उसे यम से दिखाएंगे। और जो क्वांटम संख्या हमें बताएगी कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्रण कर रहा है उसे हम कहेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। और वो क्या बताएगी, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताएगी, चाहे इस तरह होगा चाहे इस तरह होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, हम कुछ चीज़ें यहाँ पे मिटाएंगे और जो काम की चीज़ है उसको आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वांटम संख्या कैसे निकालें। दोस्तों, क्वांटम संख्या बहुत आसान है, लेकिन एक तरीके से नहीं होता। क्वांटम संख्या का कोई भी सवाल एक तरीके से नहीं होता। जैसा क्वेश्चन रहता है ना, उसको देखकर उसी के हिसाब से उसका आंसर देते हैं। गलतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन गारंटी लेता हूँ कि अगर आप वीडियो को भगाएंगे नहीं, अगर सीरियल से देखेंगे, तो आपको पूरी तरह से मैं ऐसे याद कराऊंगा कि आप ज़िंदगी भर
नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए खाली ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 4p के लिए क्वेश्चन है भाई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन चाहे बोर्ड के बच्चों के लिए आएगा, चाहे तो टीजीटी पीजीटी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही है, क्योंकि इसमें एक तरीके से सवाल नहीं लगता, तीन तीन तरीके हैं इसमें। 4p के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो पूरा पूरा आपको मान लिखना है, दूसरी बात एक होता है क्वांटम संख्याओं का सेट, ठीक है। सब बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना वीडियो खाली। देखिए 4p के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से, या 4, 2, 0, इस तरह से। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो आगे सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है बताइए। आपको दिख रहा होगा 4 ना, एक क्वांटम संख्या का मान आ गया। देखिए 4 सबसे पहली क्वांटम संख्या कौन है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको किससे दिखाएंगे, n से। तो इसको देखेंगे, इसमें सबसे पहला कौन दिखा, 4, तो n का मान हो गया 4। बहुत सिंपल। अभी इसी तरह से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान दीजिए बस। इसमें कितने क्वांटम संख्या हैं, 4, एक आ गया, एक आ गया। अब कितने बाकी हैं, 3। अब देखिए बारी बारी से निकालेंगे। इतना लिखने की जरूरत है बस आपको, इतना लिखने की जरूरत नहीं मुख्य क्वांटम संख्या, क्योंकि हर आदमी जान गया कि n से किसको दिखाते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को। चलिए आगे बढ़िए, पहली आ गई, दूसरी देखिए। l बराबर क्या हो जाएगा भाई, l बराबर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था 3 तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ पे 4p दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिए 4p दिख रहा है। p अगर यहाँ पे s दिखा, p दिखा, d दिखा, f दिखा, मैं आपको बोला था 4 उपकोष होते हैं, s p d f, ठीक है। तो यहाँ पे s p d f कोई भी दिख सकता है। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक। देखिए p है तो यहाँ पर l का मान क्या रखेंगे, अगर यहाँ s रहता तो l का मान क्या होता, अगर यहाँ पे d रहता तो l का मान क्या होता, अगर यहाँ पे f रहता तो l का मान क्या रहता। तो देखिए आपको याद करना है, s फॉर शून्य, ऐसे नहीं लिखाता है लेकिन मजाक भी तो करना है यार। s फॉर शून्य मतलब शून्य रखना आपको, p फॉर पहला मतलब 1 रखना है, शून्य मतलब शून्य, पहला मतलब 1, और d फॉर दूसरा, दूसरा मतलब 2 रखना है। कितना रखना है, 2। ये ओनली फॉर ट्रिक है। और f फॉर तीसरा, तीसरा मतलब कितना रखना है आपको, 3 रखना है। तो अगर f आप याद ना करें तो आपको s फॉर शून्य, p फॉर पहला, d फॉर दूसरा, f फॉर तीसरा याद हो जाएगा यार आराम से। अब देखो यहाँ पे क्या है, s है तो l का मान 0 हो जाएगा। किसी को नहीं आता समझ में, आज मैं यही क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ और इसीलिए आया हूँ। p फॉर क्या रखेंगे भाई, पहला, तो l का मान क्या हो जाएगा, पहला। जो आगे दिख रहा है ना, आगे जो दिख रहा है वो n का मान, और जो बाद में दिख रहा है ना, पहले के बाद जो दूसर का है वो दूसर की क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा, l का मान, ठीक। और ध्यान रखना है कि s p d f कुछ रहेगा, जो भी रहेगा उसी हिसाब से ये रख लेंगे। ये क्या है भाई, ट्रिक है, याद करो याद, ठीक है, याद करो, 7 जन्म में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब देखिए अगर l का मान आ गया, l का मान आ गया तो m का मान कैसे लिखेंगे। m का मान के लिए कहीं नहीं देखना, बस यहाँ देखना है कितना है, 1 है ना, तो जितना भी है यहाँ उतना माइनस से, मतलब -1 से शुरू करो। -1 के बाद कोई संख्या आती है क्या, 0 आती है। कब, जब माइनस से आप प्लस की तरफ जाएंगे तब। -1 0 कामा लगाते जाना और +1, बस हो गया, m का मान आ गया। देखो कितना आसान है, n बराबर 4, l बराबर 1, और 1 आ गया ना, तो l का मान आने के बाद m का मान निकालेंगे। और m का मान कैसे लिखेंगे, जितना l का मान आया उतना माइनस लेगा उतना प्लस तक, ठीक है, हो गया। अब देखो s का मान, s का मान, अब ये 1 है, 1 के लिए 2 बार लिखेंगे, +1/2 कामा -1/2, ठीक है। इनके लिए भी 2 बार लिखना है, कामा यहाँ रहेगा, इनके लिए भी 2 बार लिखना है, 2 बार, एक बार इधर एक बार इधर, +1/2 -1/2, कामा कामा करते जाएंगे। अब देखो इनके लिए भी क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, +1/2 कामा -1/2, हो गया, हो गया। देखिए एक तरह का आप सीख लिए हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बोला था ना 2 3 4 5, मतलब कि ये पहला कोस के, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से कोस। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है गिनती की तरह, जैसे मान लो हो सकता है 3D हो सकता है, तो आप देख लेंगे 3D हो सकता है, 2P हो सकता है, 1S हो सकता है, 3D हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हो गया। अगर देखिए 5P हो गया, 7S हो गया, 3P हो गया, ठीक है, 3P ऑलरेडी, हाँ ठीक है। इस तरह से कोई भी आ जाए यार, कोई भी आ जाए, किसी के लिए भी अगर आपको क्वांटम संख्या निकालना हो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। एक और देखते हैं, अब देखिए कोई भी ले लीजिए इसमें से, एक और देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।